हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर 2 मिला है वो कराऊंगी। प्रैक्टिस पेपर 1 हम इसका कर चुके हैं। ये हमारे पास 2021 टू 22 वाले सेशन के लिए पेपर है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आया है। ठीक है, आपको पता है कि टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो दो प्रैक्टिस पेपर डीओई की तरफ से आए हैं। एक पेपर हम कर चुके हैं पूरा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से कर लीजिएगा। 3 सेक्शंस है इसके अंदर। सेम ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर 2 है जिसमें हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन हमारे को 50 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने, हमको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन ए जो है उसमें हमारे को कोई से भी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेम ऐसे ही सेक्शन बी में हमारे को कोई से भी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी में हमारे को टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये सेक्शन हमारे पास केस स्टडी का सेक्शन है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है, तो कोई से भी 8 क्वेश्चंस करने हैं। और ये दोनों जो सेक्शंस है ए और बी, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चंस इसके अंदर है। आपको अटेम्प्ट 16 करने हैं, ए में भी और बी में भी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। कैलकुलेटर का यूज आपको नहीं करना है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आपने कोई भी आंसर गलत दिया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए, आज हम ये पेपर हिंदी मीडियम में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो सेक्शन ए आज हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेक्शन बी करेंगे। क्लियर। सेक्शन ए आपके पास यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आप पे, दो परिमेय संख्याओं के बीच बताओ, दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या केवल एक ही परिमेय संख्या होती है, या फिर बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, या फिर अनेक अपरिमेय संख्या होती है, या फिर केवल एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा क्या होता है, बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या एक्स स्क्वायर के बराबर है। बताओ, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आप हल करो यहाँ पर तो देखो इन दोनों का आधार एक जैसा है और बीच में डिवाइड है, तो जो ये घात है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7/7, तो ये तो एक्स आ रहा है, तो पहले वाला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे वाला देखें तो एक्स की घात 4 है, फिर उस पर 1/3 है, तो घात पे घात होती है तो गुना हो जाती है, और यहाँ पर रूट में 12 लिखा है तो यहाँ आके ये 1/12 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे कट किया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो x की घात आ गई 1/9, तो ये भी नहीं है। सी वाला देखें तो x की घात 3 है, फिर उस पर 2/3 है और उसके ऊपर 1/2 है, यही है। तो स्क्वायर ये कट गया, यहाँ पर ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया x, लेकिन मुझे तो एक्स स्क्वायर के बराबर चाहिए, ये भी नहीं है। चलिए लास्ट वाला और देख लेते हैं। तो बीच में गुना है तो घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी ना, तो यहाँ पर इनको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/4, इसको इससे कट किया 2, तो x की घात कितनी आ गई 2, इसका मतलब इसका आंसर आ गया आपके पास डी। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है आपसे रेखा y = 3x पर स्थित कोई भी बिंदु इस प्रकार का होगा। देखो आपको यहाँ एक रेखा दे रखी है, यहाँ आपसे कह रहा है जो y है ना वो 3x के बराबर है, तो बताओ उस पे जो भी बिंदु होगी वो किस प्रकार की होगी। तो y जो है वो 3x के बराबर है, तो यहाँ तो देखने से ही पता चल रहा है ऑप्शन आपके पास ए होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं x को अपना a मानूंगी तो फिर y कितना होगा, वो आपके पास 3a ही तो होगा। x की जगह पर मैंने यहाँ a रख दिया। ठीक है ना, तो देखो x ये रहा और y 3a ये रहा, तो इसका आंसर ए आ गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। कह रहे हैं यदि दो बिंदुओं p और q के निर्देशांक दे रखे हैं तो p का भुज माइनस q का भुज का मान बताइए। देखो दो बिंदु दे रखे हैं आपको, उनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, आपको क्या करना है, मान बताना है किसका, p का भुज। तो p का जो भुज है वो है 2 और q का जो भुज है वो है -6, तो 2 ऐसे लिखो, ये माइनस ऐसी q के भुज की जगह लिखो -6, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 8 हो जाएगा, सॉरी 2 + 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है ना, तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 8। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहे हैं यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है तो वह बिंदु होगा। अगर कोई ऐसी बिंदु है जिसके दोनों निर्देशांक मतलब x और y दोनों ही माइनस में है, तो बताओ फिर वो बिंदु किस में होगी। दोनों माइनस में है तो किस में होगी, तो वो तो तीसरे चतुर्थांश में होती है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा तीसरा चतुर्थांश। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे तीन समांतर रेखाएं एक दूसरे को डैश
प्रतिच्छेद करती हैं। अगर आपके पास 3 समांतर रेखाएं हैं तो वो बताओ एक दूसरे को कैसे प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अब जब वो 3 समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाएं तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती ना, कभी भी प्रतिच्छेद। समांतर रेखाओं का मतलब ही यही होता है कि उनका बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर रहेगा, तो वो तो कभी प्रतिच्छेद करती ही नहीं, तो वो किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका आंसर हो गया है डी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो वो होती है ना जो कभी भी शांत, मतलब कभी भी खत्म नहीं होती और अपने आप को दोहराती भी नहीं है। तो देख के पता चल रहा है इसका आंसर मेरे पास सी है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी संख्या अपने आप को दोहरा नहीं रही है और ये खत्म भी नहीं हो रही है ना। तो इसका आंसर मेरे पास है सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। दो कोण जिनका योग 180 होता है वो क्या कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 होता है तो वो कोण होते कौन से हैं, तो वो कोण होते हैं संपूरक कोण, है ना। पूरक कोण तो वो वाले कोण होते हैं ना जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है, याद है ना। तो इसलिए इसका आंसर है मेरे पास संपूरक। क्लियर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स और वाई में कितनी रैखिक समीकरण से संतुष्ट हो सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर आपको एक्स और वाई दोनों का मान दे रखा है, तो बताओ कितनी रैखिक समीकरण का ये हल हो सकता है। तो देखो x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 2, तो बहुत सारी रैखिक समीकरण का हल हो सकता है ना। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा अनेक। कोई 1 2 3 का नहीं होगा, ये किसी भी समीकरण का हल हो सकता है x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 2, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर है अनेक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। कह रहे यदि ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है और बी सी जो है वो पी आर के बराबर है और सी ए जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो बताओ फिर इनमें से कौन सी चीज जो है, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है, पर त्रिभुज के नाम अलग अलग तरीके से लिख रखे हैं, वो आपको ध्यान से देखने हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बना लो अपना और एक त्रिभुज यहाँ पर बना लो, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया है ए बी सी। अब देखो जो ये ए बी है ना ये क्यू आर के बराबर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है क्यू आर, ये ना। ठीक है, अब जो ये बी सी है ना ये पी आर के बराबर है, तो ये ना। और जो ये सी ए है ना ये पी क्यू के बराबर है, ये रही। ठीक है, तो अब अगर हम इसका नाम देखें तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो सी ए बी है, या फिर आप इसको बी ए सी भी लिख सकते हो। बी ए सी जो है, पहले ये वाला देखो, ए वाला ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी के साथ क्यू आर आना चाहिए। यहाँ पर तो पी क्यू लिखा हुआ है, यहाँ ए बी और यहाँ पी क्यू, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब दूसरा देखो सी ए बी, तो इन्होंने पहले लिया ये वाला सी ए, तो अब यहाँ पर होना चाहिए आपके पास पी क्यू। सी ए के साथ पी क्यू है, नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखो बी ए सी, बी ए ये वाला लिया है बी ए, तो बी ए है, इसके साथ होना चाहिए आपके पास आर क्यू। हाँ, तो आर क्यू है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। कह रहे एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20, 15 और 9 है, उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। आपको एक त्रिभुज की चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है, इसकी भुजाओं की आपको लंबाई दे रखी है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता था, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो तीनों चीज पता है, तो 20 प्लस 15 प्लस 9 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो 20 प्लस 15 जो है वो आपके पास हो जाएगा 35, 35 प्लस 9 हो जाएगा 44, तो 44 अपॉन में 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। इसका मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम। यहाँ कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। देखो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर होती है ना, तो दो हो गई 13 प्लस 13 और एक आधार है 24। आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आपको इसमें हीरोन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो पहले हम अर्ध परिमाप देखें, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देती हूँ यहाँ पर। तो 13 प्लस 13 अगर आप देखो तो 26 होता है, उसमें 24 प्लस करोगे तो 50, 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25। अर्ध परिमाप के लिए ये तो मेरा निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो s ब्रैकेट में s माइनस का a हो जाएगा, यहाँ पर s माइनस का b हो जाएगा और यहाँ पर s माइनस का c हो जाएगा। सूत्र नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चंस है, जितना शॉर्ट में हम करेंगे उतने जल्दी हल हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 12 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, ये रूट ऐसी है। अब देखो ये दोनों 12 का एक 12 बाहर आ गया, 25 का 5 बाहर आ गया।
ठीक है, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है ना। तो आंसर आपके पास आ गया 60, तो इसका आंसर आ गया आपके पास सी। क्लियर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB जो है वो AC के बराबर है। एक त्रिभुज है आपके पास ABC, मैं नाम दे देती हूँ यहाँ ABC। तो AB और AC बराबर है, कोण B आपको 50 दे रखा है, तो फिर आपको कोण C का मान निकालना है। देखो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा फिर, तो C का मान तो यहाँ सीधा सीधा आ गया है 50। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। कह रहे जब दो संपूरक कोणों का अंतर 40 हो तो वह कोण होंगे। दो संपूरक कोणों का अंतर आपको यहाँ पर दे रखा है 40, तो बताओ फिर कोण क्या होंगे। तो अगर एक कोण x होगा तो इसका मतलब दूसरा कोण अब x माइनस का 40 होगा। ठीक है, और इन दोनों का योग तो 180 होता है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग तो 180 होता है, अभी हम ऊपर करके आए हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, और इस 40 को मैं उधर ले गई तो यहाँ आ जाएगा ये 40 प्लस का हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू में यहाँ आ गया 220। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 110। तो देख लो आप, एक 110 है तो दूसरा 70 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों कोणों का योग तो 180 होगा ना। तो एक 110 है तो दूसरा 70 ही होगा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। कह रहे बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्ग में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 सेमी है और निम्नतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 10 है, तो उच्चतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा क्या होगी। देखो आपसे यहाँ कह रहा है कि आपको जो है यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स होती है ना वो दे रखी है, उनकी जो चौड़ाई है वो 5 दे रखी है। ठीक है, 5 5 का अंतर है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, जो आपके पास निम्न वर्ग सीमा है ना, ठीक है, किसकी, निम्नतम वर्ग की, वो 10 है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो उच्च वर्ग सीमा होगी उसकी वो क्या होगी। ठीक है, जो बड़ी वाली क्लास है उसकी जो आपके पास उच्च वर्ग सीमा है वो क्या होगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 वो लूँ, एक 10 से 15 ले लिया, एक 15 से 20 ले लिया, एक 20 से 30 ले लिया, 5 दे रखे ना आपको, तो 20 से 25 ले लिया, एक 25 से 30 ले लिया, और एक 30 से 35 ले लिया। ठीक है यहाँ तक। अब आप देखिए तो आपसे क्या कह रहा था यहाँ पर कि उच्चतम वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, तो ये रही उच्चतम वर्ग, इसकी निम्न सीमा क्या है आपके पास 30 है। 30 है ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 30 आ गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 51, 37 और 20 है। इस खेत को ₹3 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल करने का खर्चा। देखो एक आपको खेत दे रखा है, वो त्रिभुजाकार का है, उस आकार का है, उसकी आपको लंबाई दे रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, उस खेत को जो है वो समतल करना है, उसका खर्चा दे रखा है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 3 रुपये दे रखा है। तो अगर मैं इस खेत का क्षेत्रफल निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितना खर्चा होगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर वही बात है, सूत्र लगाना पड़ेगा हीरोन का। ठीक है, तो ऐसा अगर हम निकालें तो वो होता है हमारे पास a+b+c/2। इसका मतलब 51 प्लस का 37 प्लस का 20/2। ठीक है ना। अब मैं 51 में अगर 37 प्लस करूंगी तो 88, 88 में 20 प्लस करूंगी तो 108, 108 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 54। अब अगर हम अपना क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ तो 54 रहेगा, यहाँ आ जाएगा 54 माइनस 51, फिर 54 माइनस 37, फिर 54 माइनस का 20। ठीक है ना। अब 54 इंटू में यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 54 में से हम क्या करेंगे, 31 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब 54 में से हम क्या करेंगे, 20 को भी माइनस कर देंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर आप इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो गुणनखंड किसके करेंगे, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमने यहाँ शायद गलती कर दी है। 54 में से हमको 37 माइनस करना था, तो यहाँ 17 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 54 को अगर आप 3 से इंटू करोगे, 54 के मैं गुणनखंड लिख देती हूँ, 6 9 जो होता है ना मेरे पास, तो 6 को लिख देती हूँ 2 इंटू में 3, और 9 को लिख देती हूँ 3 इंटू में 3। ठीक है, ये वाला 3 ऐसी है, ये वाला 17 ऐसी है, 34 को लिख देते हैं 17 इंटू में 2। अब देखो यहाँ पर 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 4 बार 3 है तो 2 बार 3 बाहर आ जाएगा, 2 बार 17 है तो एक बार 17 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब गुना करते हैं, 2 इंटू में क्या कर लेते हैं 9 कर लेते हैं, फिर इंटू में 17 कर लेंगे, तो 306 तो मेरा क्षेत्रफल आ गया।
अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा था 3 रुपये, तो 306 का कितना होगा, इसको 3 से गुना कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 918। इसका मतलब कुल खर्चा कितना आएगा आपका 918 का आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। कह रहे अगर एक रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होगा। देखो रैखिक युग्म वो होते हैं जिनके दोनों कोणों का योग 180 होता है। अब कह रहा है अगर उसमें से एक आपके पास न्यून कोण है, मतलब कि एक कोण ऐसा है जो 90 डिग्री से छोटा है, तो फिर दूसरा कोण क्या होगा। तो दूसरा कोण 90 डिग्री से बड़ा ही तो होगा। अगर आप 180 में से 80 को घटाओगे तो दूसरा कोण 100 डिग्री का आ रहा है। अगर आप 180 में से किसको 85 को भी अगर आप घटा रहे हो तो भी आपका 95 ही आएगा, 90 से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब वो कौन सा आएगा, अधिक कोण होगा दूसरा कोण, अगर एक न्यून कोण है तो। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में आर जो है वो पी के बराबर है। एक त्रिभुज बना लो पहले और साथ साथ करते रहो इसको, पी क्यू आर। तो जो ये आर है ना ये इस पी के बराबर है। ठीक है, अब क्यू आर आपको दे रखा है ये 4 सेंटीमीटर है और पी आर आपको दे रखी है ये 5 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, इसके अंदर पी क्यू इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो जब ये वाले दोनों कोण आपके यहाँ पर जो है वो बराबर है ना, जब ये दोनों कोण बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इनकी सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो क्यू आर है और एक क्यू पी है। तो क्यू आर 4 है तो फिर ये भी तो 4 ही होगा, होगा नहीं होगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है अगर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ अगर भुजाएं बराबर है कोण बराबर होंगे, कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर मुझे कोण बराबर दे रखे हैं तो मैंने भुजाएं बराबर कर दी, तो मेरा आंसर ए आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए। कह रहा है यदि एक त्रिभुज की भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल। अब आपसे कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज की भुजाओं को दुगना कर दो, जैसे अगर आपके पास x थी तो उसको दुगना करके आपने 2x कर दिया है, ठीक है ना, तो फिर उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो देखो जब भुजाएं दुगनी होती है ना तो क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जाता है, हमेशा याद रखना। और अगर परिमाप कहता है ना तो वो दुगना होता है। तो अगर आप किसी भी त्रिभुज की अगर भुजाओं को दुगना करोगे तो उसका परिमाप दुगना होता है और उसका क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, फिर हमारा सेक्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेक्शन बी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है आपसे चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के लिए एक वर्ग अंतराल के रूप में 250 टू 270, इस अंतराल में 270 शामिल नहीं है, मतलब ये इसके अंदर नहीं है, अगले वाले अंतराल में होगा, का उपयोग करते हुए समान आकार के वर्ग अंतराल के साथ एक समूहीकृत बारंबारता तालिका का निर्माण किया गया है। देखो ये रहा, ये पूरा दे रखा है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, वर्ग 370 टू 390 की बारंबारता आपको क्या करनी है, इसकी बारंबारता बतानी है। तो 370 से 390 के बीच के आपको जो अंक है वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं 370, मेरे को तो 3 वाला कोई नंबर नहीं दिख रहा है, 310 दिख रहा है। चलो देखते हैं, अभी और आगे चलते रहते हैं। इसमें जो नंबर आएंगे वो 370 से लेके 389 तक के नंबर आएंगे। ठीक है, वही नंबर बस हमें यहाँ पर ढूंढने हैं, कोई से है इनके बीच के नंबर। 354 है, अभी भी नहीं दिख रहा है कोई भी नंबर, नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इनके बीच में है। इसका मतलब इसकी बारंबारता जो है वो क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, कोई नंबर होता तो हम लिख देते, वही उसकी बारंबारता होती, इनके बीच के जितने भी नंबर होते। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर भी हो गया। इसी के साथ हमारा ये पूरा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है अपने प्रैक्टिस पेपर 2 का। अभी 2 सेक्शंस रह रहे हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय श्वेता। यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।